नहीं थी। cause of disease. Now देखिए, occasionally human health get negatively affected due to some malfunctioning. कभी कभी हमारी बॉडी में चीज़ें ठीक से फंक्शन नहीं करती हैं, दैट इज़ माल फंक्शन। गलत तरीके से किसी चीज़ का फंक्शन करने का क्या मतलब है? माल फंक्शनिंग। या फिर कभी कभी फिजियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए। जैसे कैंसर एक फिजियोलॉजिकली तो हो रहा है, सेल बढ़ती चली जा रही हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ जाए। पैथोजन का मतलब क्या? रोग कारक कीटाणु। पैथोस का मतलब है बीमारी और जन का मतलब है जनरेटर। तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि डिसीज किस वजह से हो सकती है। सो ह्यूमन हेल्थ ह्यूमन हेल्थ कैन गेट निगेटिवली अफेक्टेड। हमारी तबीयत गड़बड़ हो जाए। निगेटिवली अफेक्टेड का मतलब क्या है? खराब असर पड़ जाए। अफेक्टेड ड्यू टू ड्यू टू कुछ ना कुछ माल फंक्शनिंग माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन हमारा क्या करे। कभी किसी की किडनी फेल होती है, देखिए, लीवर फेल होते हैं, हार्ट फेल, बॉडी ऑर्गन, तो उसको क्या कहते हैं? माल फंक्शन कर गया। सही तरीके से काम ना करने को क्या मतलब कहते हैं? माल फंक्शन करना। या फिर क्या हो सकता है? और कुछ और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल, हाँ, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यानी दैट इज डिसऑर्डर इन बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं कुछ? क्योंकि खाना ऐसे तो नहीं पच जाता है। सो डिसऑर्डर, और फिर ब्लड बन जाता है रेड कलर का, कि हम लोग रेड कलर का खून पीते हैं। सो डिसऑर्डर इन कुछ ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन। खाते कुछ है, बनता कुछ है। लॉजिकल डिसऑर्डर इन बायोकेमिकल रिएक्शन। कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें सही तरीके से काम ना हो रहा हो, तो खाना हम खाएं और पलट जाए, तो कहीं ना कहीं तो डिसऑर्डर है ना। बायोकेमिकल रिएक्शंस। और तीसरी चीज क्या है? और ड्यू टू, इल इफेक्ट क्यों हो सकता है? और ड्यू टू सम पैथोजेंस। पैथोजन का मतलब क्या होता है? दैट इज पैथोज और प्लस जेंस, यानी पैथो प्लस जनरेटर। तो पैथोस का मतलब है कि बीमारी। कभी पैथोलॉजी गए हो? कहते हो हमें तो पैथोलॉजी जाना है क्योंकि हमें अपने ब्लड की जांच करानी है। तो जहाँ डायग्नोसिस हो रही हो ब्लड की, यूरिन की, उसको कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी लैब होती है कि नहीं? वहाँ पर क्या होता है? एक्सरे होता है, ऐसे है। स्कूल में नहीं होती है पैथोलॉजी लैब। जहाँ पर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पैथोलॉजी लैब होती है। वहाँ सब टेस्ट होते हैं, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, और इसके अलावा क्या होता है? यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, न जाने कितनी तरीके के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो उस लैब को क्या कहते हैं? जहाँ सब टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, एमआरआई, ये सब होते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती। पैथो का मतलब बीमारी, और पैथोलॉजी जहाँ बीमारी से संबंधित परीक्षण किए जाएं। पैथोस का मतलब क्या होता है? डिसीज। और जेन का मतलब क्या? जनरेटर।
तो डिसीज जनरेटर यानी बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, इसको क्या कहते हैं? पैथोजन का मतलब बीमारी पैदा, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो बीमारी पैदा करती हैं। गंदा पानी पी लो तो क्या बीमार पड़ जाए? बीमारी, क्योंकि उसमें अमीबा होता है, पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई भी ना पड़े, कीटाणु। कीटाणु दैट मीन्स डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे क्या कहेंगे? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ें उनकी वजह से ये चीज़ होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया। कभी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है? जितने बैक्टीरिया हैं सब प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया है। अच्छा, इसके फंजाई मशरूम होता है, तो वो दैट इज इक्वल्स टू मल्टी सेलुलर, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। या किसकी वजह से हो सकता है? या हमारी बॉडी में अमीबा पैरामीशियम की वजह से हो सकता है, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अभी बता रहे हैं ये सब क्या होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कभी स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं कहीं पर रिंग वॉर्म देखा, किसी के सो दांत खाज खुजली हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज ऐसा भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, फंगस लग जाता है बॉडी में, प्लांट्स में भी लग जाता है कभी कभी। संतरे में देखा है, रखे रखे सड़ जाता है, कई बार सफ़ेद सफ़ेद फंगस लग जाती है, ब्रेड में भी आ जाता है। या वायरस की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते, वो इन सब में हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरस हो सकता है, ऐसे कई तरीके से हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी में बीमारी किस वजहों से हो सकती है? या तो माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, हमारी कोई बॉडी का ऑर्गन बेकार हो जाए। लंग्स बेकार हो जाए तो क्या होगा? क्या अस्थमा हो जाएगा या ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा? अच्छा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर हमारी बॉडी में कभी कोई ना कोई ऐसा होता है कि आरबीसी, हाँ किडनी यूरिन बनाती है, तो ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे केस में क्या होता है, डायलिसिस करनी पड़ती है। किडनी खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बॉडी में ही कचरा पैदा होने लगेगा, कचरा जमा होगा। यूरिन है तो बॉडी से निकल रहा है ना सब नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और अगर फिल्टर करता है बॉडी से, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालता है। अगर किडनी ही खराब हो जाए तो बॉडी में ही कचरा ना जमा होने लगे, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कभी कभी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करे, तो या कोई और प्रोटीन से, तरह तरह के प्रोटीन है काम ना करें, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। या पैथोजेंस, कहीं से हमारी बॉडी में वायरस इंटर कर गया, कहीं से। क्या क्या? एक किडनी काफ़ी होती है, लेकिन अगर किडनी जो है 10% भी हमारी काम कर रही है तो हमें पता नहीं चलता है। 90% तक जब ख़राब हो चुकी होती है तब फिर हमारी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, सर दर्द होने लगेगा। तो इस तरीके से हमें मालूम नहीं चल पाता एक्चुअली कि कब किडनी ख़राब हो गई। अदरवाइज दे तो देते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टेस्ट करना पड़ता है कि सही, और ऐसे आसानी से कोई अपनी किडनी देगा भी नहीं। और लेने वाले भी हॉस्पिटल में ऐसे हैं कि वो जो साइन कराते हैं कि वो आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए, ऐसे आप किसी से किडनी नहीं ले सकते हो। तो लोग क्या है, पैसे दे के भी नहीं ले सकते, क्योंकि लोग क्या हो गया था बीच में कि किडनी चोरी करने लगे थे। आप किसी और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको बेहोश करके, पता चला उसने आपको साइड में चीरा लगा कर किडनी निकाल दी। हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से जिसको ट्रांसप्लांट हो रहा है तो ये देखा जाता है, रिलेटिव से साइन कराई जाती है कि इसने अपनी किडनी दी है। सो देयर आर सम, उसके लिए कुछ वो पेपर्स बनते हैं कि जो डोनर है और जो एक्सेप्टर है वो एक दूसरे से ब्लड रिलेशन में है, जिससे इस चीज़ को बंद किया जा सके। ये जो हो,
हाँ, अपना ही दे सकता है परिवार का। ब्लड कोई भी दे सकता है, ब्लड दे सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। प्लाज्मा कोई भी किसी को भी दे सकता है, उसमें कोई ग्रुप नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो बाहर से आ जाएं। पैथोजन बाहर से इंटर करते हैं, तो बाहर से इंटर कर गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो बॉडी में आके एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी में आके एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी में हाँ एक्टिव हो जाते हैं। प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कि यूनिसेलुलर, और दूसरे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। और जरा आप लोग अपना एक पेज निकालो बुक का, सो दैट वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले पेज नंबर निकालो 85 निकाल लिया? ठीक है। 85 में देखो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसकी आज थोड़ी सी ज़रूरत है इसलिए बताना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले क्या होता है ऑर्गेनिज्म में? या तो प्रोकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है कि जिसकी जो सेल है, ठीक है, तो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, बस ऐसे ही जो है हाँ, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ये ऐसे तैर रहा हो, और इसके अंदर सिर्फ राइबोसोम हो, राइबोसोम तैर रहे हो, और माइटोकॉन्ड्रिया एक दो, और कोई बैक्टीरिया में तो राइबोसोम भी नहीं होता है। ऐसा कह नहीं सकते, राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए, तो ये 2 होते हैं, और अदरवाइज और कुछ नहीं होता। बाकी हाँ, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ है, इसे ठीक कर लो। सो प्रोकैरियोटिक, अब देखो तो ये बैक्टीरिया हो गया। तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्या करेगा? इसमें इस तरीके से एक व्हिप लाइक स्ट्रक्चर भी होगा, इट इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ये तो पहले हम बता चुके हैं ना। लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, तो यूकैरियोटिक। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और यू का क्या मतलब होता है? आफ्टर। तो आफ्टर प्लस न्यूक्लियस। और प्रो का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस न बना हो अभी, तो उसको कहते हैं बिफोर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म, और ये क्या है? न्यूक्लियस बनने के बाद वाले। बोलो। तो जिसमें न्यूक्लियस बन जाए। अब अगर न्यूक्लियस बन गया तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि वो अकेला रहना पसंद करे सेल। अगर अकेला रहना पसंद करेगा तो क्या कहोगे? क्या यूनिसेलुलर? बोलो। अगर अकेला रहना पसंद करेगा तो उसे क्या कहोगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में अमीबा का हमने आपको कभी बताया कि अमीबा कैसे होता है? टेढ़ा मेढ़ा सा। बोलो। पैरामीशियम, समझ में आया? अमीबा, पैरामीशियम, इस तरीके। हाँ, नहीं फंजाई की बात अभी नहीं करो। जैसे ये है अमीबा, टेढ़ा मेढ़ा सा होता, दिखाया है कि नहीं हमने इसके वीडियो सेल में? अदरवाइज नहीं दिखाया तो बताओ। यूग्लीना देख लो, यूग्लीना, पैरामीशियम। तो ये सब क्या इनमें सेल जो है प्रॉपर्ली, न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड है क्या? है, तभी तो यूकैरियोटिक में आ रहा है। तो यूग्लीना, ये सारे के सारे ये इन्हीं से तो हम बने हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रोटोजुआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजुआ। जुआ का मतलब है कि इन्हीं से हम बने, तो एनिमल बनने से पहले वाले। जुआ का मतलब जानवर या एनिमल, तो दैट इज प्रोटो प्लस जुआ। तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनसे हम बने हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। सो दैट इज द फर्स्ट एनिमल सेल। इसको क्या कहते हैं? प्रोटोजुआ का मतलब। जुआ का मतलब हुआ एनिमल,
अमीबा पैरामीशियम, ये सब गंदे पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। सो अमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना, अब यूग्लिना, ठीक है। सो इसको कहते हैं बिफोर एनिमल, बिफोर एनिमल, ऐसा हुआ। अब यूनिसेलुलर, मान लो अगर अच्छी तरीके से सेल वेल डिफाइंड है तो साथ में भी रह सकता है, बहुत सारे सेल मिल के रह जाए, तो उसे क्या कहेंगे, क्या मल्टी सेलुलर? एक बात ध्यान रखना कि ये भी सारे बीमारी पैदा करते हैं, ये भी वाटर बॉर्न डिसीज, ये पानी में रहते हैं और ये सब क्या करते हैं, क्या ये वाटर बॉर्न डिसीज पैदा करते हैं? गंदा पानी पी लो तो क्या उससे बहुत बीमारियां होती हैं? और बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से आ जा सकता है, बहुत छोटा होता है तो वाटर से आ सकता है। हाँ ज़्यादातर, और बैक्टीरिया कहीं से भी, ये सांस के द्वारा भी आ सकता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे लीवर में अटैक करेगा, किडनी में। तो जितनी भी प्रोटोजोआ, यानी जो छोटे जानवर हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। और हम लोग जो सिंगल सेल के जानवर हैं उन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। और हम लोग बहुत जेड, प्रोटोजोआ, इनको क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। दैट इज जो वन सेल के, यहाँ पढ़ो ये क्या लिखा नीचे, प्रोटो, तो प्रोटोजोआ, तो ये चीज़ है। अब जरा ये सारे अभी आने वाले हैं, अभी बस इसी के बारे में पढ़ाना, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि इनसे कौन सी डिसीज होती है, क्या वाटर बॉर्न? प्रोटोजोआ से, हाँ यूनिसेलुलर की एक क्लास है इसके अंदर। तो अगर कोई कहे कि अमीबा से, प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज़ होती है, तो इन सबसे ये जो डिसीज़ होती है वाटर बॉर्न। कैसी डिसीज़ होती है, गंदे पानी में रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनमें सेल अच्छे से डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, लेकिन वो सिंगल सेल ना हो करके, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल है, सिंगल सेल ना हो के वो क्या हो जाए बताओ, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर अगर हो गए तो इनकी दो तरीके की हैं, या तो इनमें सेल वॉल होगी और या फिर सेल वॉल नहीं होगी। तो विथ सेल वॉल ऐसा कोई आपके ख्याल में है जिसमें बहुत सारी सेल हो और सेल वॉल भी रहती हो, कौन है ऐसा? मतलब मल्टी सेलुलर भी हो और सेल वॉल भी हो, विदाउट सेल। ईस्ट, ईस्ट तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक एक सेल होता है, गोल गोल से होते हैं, छोटे छोटे। अच्छा, विथ सेल वालों डिवाइड होते हैं, लेकिन वो डिवाइड होते रहेंगे तब भी वो यूनिसेलुलर ही माने जाते हैं। जो होते हैं नहीं, खमीर बनता है, वो डोसे उसे में डाल दिया था तो फूल जाता है ब्रेड, है ना। अच्छा, विथ सेल वाल क्या प्लांट का है, क्या सोचते हैं, प्लांट सेल कभी देखी है, वो विथ सेल वाल होती है क्या? और बहुत सारी सेल होती हैं, ऐसा होता है क्या प्लांट सेल का? क्या कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया ही है, वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया तो समझ गए ना क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक भी होता है और साथ में क्या होता है, यूनिसेलुलर। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं दीज ऑल आर यूनिसेलुलर, ये मल्टी सेलुलर कभी नहीं हो सकते, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। और यूकैरियोटिक के पास ऑप्शन है, या तो यूनिसेलुलर हो जाए या मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हम यहाँ के फंस गए हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें सेल वॉल होती हो, मतलब जिसको तोड़ो तो खट से टूट जाए। तो सेल वॉल दो तरीके की हो सकती है, या तो वो सेल वॉल सेलुलोज की हो, और दूसरी क्या हो कि सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की हो। काइटिन भी एक शुगर है, कभी मशरूम हो गई, उसमें क्या होती है, जो सेल वॉल वाइट कलर की हो गई या कोई ऐसी हार्ड, इनसे वही होता है, जैसे कॉकरोच, जितने भी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े, सबके ऊपर काइटिन होता है। तो ऑल द सेल वॉल्स आर मेड, जो काइटिन है वो जितने भी कीड़े हैं उसके ऊपर की जो त्वचा है या स्किन है हार्ड, वो काइटिन की होती है। तो ऐसे ही वही उसी मटेरियल की सेल वॉल जिसमें पाई जाए उनको क्या फंगी कहते हैं। तो सेल वॉल कैसी होगी बताओ, ऑफ काइटिन।
अगर काइटिन की होगी, ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब समझते हो? डू नॉट, हाँ, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अपना खाना नहीं बना पाएंगे। किसी सड़े गले पेड़ पे उगते हैं, मालूम है? ऐसे लकड़ी सड़ जाती तो उगाते हैं। आपके स्कूल में हुआ है कभी बारिश के समय में? फोटोसिंथेसिस मतलब फंगी, ये जो होते हैं मशरूम उगते हुए देखा है? लकड़ी पे नहीं उगाते हैं, वाइट वाइट कलर के। तो ये चीज़ फंगी हो गई। हाँ, तो उस पर भी हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, लकड़ी है या कॉर्क सेल है, कॉर्क पे उगाएगा। इसी में यीस्ट भी आता है, लेकिन यीस्ट इसका एक्सेप्शन है, वो यूनिसेलुलर होता है। यीस्ट ऐसे सेल होते हैं, ठीक है। और फंगी तो आप जानते हो ना, इस तरीके से छत्ता होता है, ये उगाता है कहीं पर भी, तो फंगी होता है। और एक कौन सा होता है जिसकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है? हाँ, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। और डू फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाएं। ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं? प्लांट्स। तो प्लांट से हमें कोई बीमारी नहीं होती, ये कोई खतरा नहीं है, अच्छा है, हमें खाना देते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं है। इसमें बहुत से फंगी ऐसे हैं जिनसे एलर्जी होती है। कई ऐसे लोग हैं जो मशरूम की सब्जी खा लेते हैं तो उनकी बॉडी में सोर्स आ जाते हैं, दाने दाने आते हैं, मालूम है? तो पूछ लेता है मशरूम की सब्जी, बहुत गंदे भी होते हैं। और कई होता है ऐसा, मशरूम की सब्जी खा लेते हैं तो उनकी बॉडी में दाने निकल आएंगे, सोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो कई को मशरूम से एलर्जी होती है, काइटिन से एलर्जी होती है, ऐसा भी होता है। और विदाउट सेल वाल, अगर मान लो जिसमें सेल वाल ना हो, ये मुड़ जाए, मशरूम तो खट से टूट जाते हैं। जिनमें सेल वाल होगी वो खट से, खीरा टूट जाता है, लौकी टूट जाती है क्या? अब ये टूट रहा है क्या, हम मोड़ रहे हैं? तो इस तरीके से वो एनिमेलिया, हमारी बॉडी में सेल वाल नहीं, इसीलिए मुड़ जाती है। तो अभी हमें ये मालूम चल गया है कि हमें बीमारी कौन देगा। या तो बैक्टीरिया देगा जो कि प्रोकैरियोटिक है, या कौन देगा? हाँ, प्रोटोजोआ देगा। हाँ बोलो। मल्टी सेलुलर, मल्टी मल्टी सेलुलर में एक है कि जिसमें सेल वाल ना हो, एक जिसमें सेल वाल हो, जिसमें सेल वाल ना हो। फिर जिसमें सेल वाल हो और बनी हो वो किसकी? सेलुलोज की। काइटिन, सेलुलोज 100% सेलुलोज रुई होती है, कॉटन। तो लेकिन वैसा ही मटेरियल होता है, घास भी 95% सेलुलोज है। इसीलिए इस वर्ड को सेलुलॉइड वर्ड कहा जाता है, क्योंकि क्या सेलुलोज तो हर प्लांट सेल में सेलुलोज होगा, बिना उसके सेल वाल के तो कोई प्लांट बनेगा नहीं, कोई पार्ट। तो इसलिए इस वर्ड को सेलुलॉइड वर्ड कहते हैं। हर प्लांट में सेलुलोज है। और जो जिसमें ज़्यादा सेलुलोज है, उस सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते। अगर आप खीरा खा लेते हो, जितने सलाद खाते हो ना, वो, हाँ, जो सलाद आप खा लेते हो वो हम पचा नहीं सकते हैं, हम लोग नहीं पचा सकते सलाद खा के। ये सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की क्लीनिंग करता है। बोलो। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे सीरियल्स हैं। बोलो। क्योंकि हम ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की क्लीनिंग करती है, जाती है और उसमें दीवारों पे रगड़ रगड़ के सफाई करती हुई निकल जाती है, इसलिए हम सलाद खाते हैं। अदरवाइज क्लीन ना हो तो ऐसी चीज़ भी तो कभी कभी खानी पड़ती है ना, कि जो सफाई करे। जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज में कुछ ऐसी चीज़ नहीं डालनी पड़ती, साबुन या ऐसी कोई चीज़ जिससे वो ड्रेनेज क्लीन हो जाए। तो सलाद नहीं खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। तो हम इंडियंस में ये अच्छी बात है, अमेरिकन्स तो सलाद नहीं खाते हैं, तो जिससे हमारा बॉडी क्लीन रहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक रहता है। अच्छा, सेल वॉल सेलुलोज की होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें सेलुलोज कम होता है, जैसे लेग्यूम्स, दालें हैं, उनमें सेलुलोज नहीं होगा। इसके अलावा जो सीरियल्स हैं, हाँ, पल्सेस। और जो इसके अलावा दूसरे कौन से हैं सीरियल्स, अनाज, गेहूँ, जौ, बाजरा, इन सब में सेलुलोज नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिनमें सेलुलोज नहीं होगा। बाकी प्लांट कहीं है, एनिमेलिया हो गया। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ डिसीज़। अब अपनी असली बात पर आते हैं कि डिजीज़ कौन कौन पैदा करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझ गए ना, एक प्रोटोजोआ है और दूसरा बैक्टीरिया है और तीसरा फंगी
यही तीनों हुए कि नहीं? सबकी पोजीशन देख लो, कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। अब आगे बैक्टीरिया का रिस्पॉन्स था। बैक्टीरिया हो गई, प्रोटोजोआ हो गया, और तीसरा क्या हो गया? प्रोटोजोआ के सेल वॉल, जैसे कि ये देखो, हाँ ये देखो नाउ। अब हम देखेंगे, ओके ओके, नाउ वी विल सी दैट कॉज ऑफ डिसीज, की बीमारी क्यों होती है। ओके, so that is डिसीज कैन बी, व्हाट इज डिसीज? अगर हमारी बॉडी में कुछ माल फंक्शनिंग हो जाए, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिसीज इज व्हाट? डिसीज इज हाँ, impairment. What does it mean by impairment? That is malfunctioning. malfunctioning का मतलब किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से काम ना करना। कभी ऐसा होता है तुम्हारे घर का पंखा तेज आवाज़ करने लग जाए, माल फंक्शनिंग। इसका क्या मतलब है? अगर कोई चीज़, कूलर का पंखा है, कुछ तेज आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर तो गड़बड़ी है। तो हमारी बॉडी में अगर सिम्टम दिख रहा है तो उसके क्या बाहर लक्षण दिखने लगते हैं? सिम्टम्स यानी लक्षण। कोई बीमारी है तो क्या बाहर वो प्रकट होने लगती है? जब तक हेल्दी है तब तक कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, और नहीं तो या तो आंखें पीली हो जाएंगी, या कुछ होगा, सुस्ती सी होगी, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, पता चल जाएगा कि डिसीज्ड है। सो इट इज़ माल फंक्शनिंग का मतलब ठीक तरीके से काम ना करना, ठीक से काम ना करना, नॉट प्रॉपर वर्किंग ना करना, इम्प्रॉपर वर्किंग, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, तो उसको माल फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल स्टेट, ऑफ नॉर्मल स्टेट। माल फंक्शन हम नॉर्मल स्टेट में नहीं रह कर पाते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ माल फंक्शन हो जाए। नाउ अब जरा देखें, डिसीज में बी रिस्पॉन्स टू, किसकी वजह से हो सकता है? मे बी ए रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, किसकी वजह से हो सकता है? डिसीज में बी ड्यू टू, किसी वजह से हो सकता है। किस वजह से हो सकती है? एनवायरमेंटल फैक्टर। पहली बात है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या मतलब है? कि हमें खाना ठीक से नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन, तो हमें बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। बॉडी में माल न्यूट्रिशन है तो पता चल जाएगा, हाथ पैर टेढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन नहीं मिला तो कभी गले में देखा है किसी का स्वेलिंग आ जाती है, घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर, ऐसा भी हो जाता है। या हाँ, साल्ट की कमी से, या ऐसा भी हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, कभी जहरीला पानी लोग पी लेते हैं तो उनके हाथ पैर में सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो दैट इज, जहरीला का मतलब उसमें आर्सेनिक होता है। कहीं कहीं ज़मीन के अंदर के पानी में इंडस्ट्रियल केमिकल्स रहते हैं, तो वही पानी जब इंडस्ट्री वाले ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, वही हम पी लेते हैं हैंड पंप से निकाल के, बोरिंग से, तो वो प्लांट्स भी ख़राब हो जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड की वजह से, कि इंडस्ट्रियल जो हैज़ार्ड का मतलब नुकसान देने वाला, सो इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड अगर हमारी बॉडी में चला गया, हैज़ार्ड का मतलब हार्मफुल चीज़ों से, हार्मफुल केमिकल, इफ़ इट एंटर्स इन आवर बॉडी। इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन कुछ हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली, इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसे सामान बनता नहीं है, उसके कारखाने में जब भी कारखाने बनाओ तो ये नहीं देखते हो कि जैसे ये इंडस्ट्री बना रहे हो,
उसका फिगर बनाते हो तो आप ये नहीं बनाते हो कि उसके पीछे एक छोटा सा पाइप बनाते हो कि उसमें से कुछ निकल रहा है, तभी तो इंडस्ट्री बनती है। बहुत सारी चीज़ वेस्ट भी होती है ना, तो ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में कि कुछ वेस्ट नहीं निकलता, इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल हैजार्ड, हार्मफुल केमिकल। लेकिन ये अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में जाएगा, वहाँ की आसपास की ज़मीन को बैरन कर देगा, तो वो ज़मीन पे कुछ नहीं होगा, इनफर्टाइल कर देगा। दैट इज़ इन इन्वायरमेंटल फैक्टर है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमें सही सामान खाने को ना मिला। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें भी खाने को मिल जाती हैं जो इंजेक्शन वाली सब्जियां हैं, इंजेक्शन वाले फ्रूट। अगर आपके फ्रूट में पहले से ही पेस्टिसाइड मौजूद है तो ऐसी सब्जियों को खा के क्या होगा बताओ? क्या हमको शरीर अच्छा होगा कि हाँ, नकली नकली चीज़ें मिलती हैं। तो माल न्यूट्रिशन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ही उसमें ऑक्सीन के इंजेक्शन लगे हैं, जिससे ऑक्सीन हार्मोन होता है, उसको डाल दो तो एक दिन में लौकी कद्दू सब बड़ा हो जाता है। तो दैट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, तो वो माल न्यूट्रिशन है, वो हमारे अंदर हार्मफुल केमिकल पहुंच जाएगा। इंडस्ट्रियल हज़ार्ड, इंडस्ट्री से जो एफ्लक्स निकल रहा है, एफ्लक्स का मतलब जो चीज़ किसी से बाहर निकलती है लिक्विड, उसे क्या कहते हैं? एफ्लक्स। क्या ये एफ्लक्स चारों तरफ के वातावरण को प्रभावित नहीं करेगा? और क्या विल इट नॉट गेट रन ऑफ टू नियर बाई वाटर बॉडीज? क्या ये बगल की नदी में नहीं मिल जाएगा और वहाँ जाएगा तो कोई उसमें से पानी लेगा तो क्या वो उसको नुकसान नहीं करेगा? बताओ। तो इवेंचुअली इट मेक्स इट्स वे टू नियर बाई वाटर बॉडीज, ये अगल बगल की नदी में मिल गया। अदरवाइज इट इज़ परकोलेट इनसाइड ग्राउंड, ज़मीन के अंदर भी चला गया तो ज़मीन के नीचे तो पूरा पानी है ना, उसको लोग बोरिंग करके निकाल के पी रहे हैं। तो अगर ये ज़मीन के अंदर सीपेज हो गया, छन छन के चला गया, तो भी अंदर के पानी को ख़राब करेगा, कहीं भी जाएगा उसे ख़राब। क्या फिल्टर? हाँ, इसको ट्रीटमेंट करके करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा है तो चोरी छुपे क्या होते हैं, वो घूस दे देते हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को, और ऐसे ही फेंक देते हैं। तो सब ऐसे काम चलता रहता है, बट लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचता है। फिर जब मीडिया की रिपोर्ट आती कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो फिर वो पकड़े जाते हैं, अदरवाइज जब तक काम चल रहा चलाते रहते हैं। तो पहली चीज़ है इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरी चीज़ क्या है? ये इंडस्ट्रियल हज़ार्ड और उसमें क्लाइमेट। कभी कभी क्लाइमेट अगर ठीक नहीं है तो भी गड़बड़ होता है। क्लाइमेट का मतलब है कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड क्लाइमेट है, देन आल्सो पीपल, उन लोगों को फिर बीमारी होने लगती है। ठीक है, जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है तो लोगों को कई तरीके का एस्थमेटिक डिसीज़ हो जाती है। सेकंड है स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट। तो स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हमें इन्फेक्शन दे देते हैं? इन्फेक्शन का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, दैट मीन्स दे आवर बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स गेट इन्फेक्टेड, बैडली अफेक्टेड। इन्फेक्टेड का मतलब क्या होता है? इन्फेक्टिव एजेंट्स का मतलब है बैड इफेक्ट। सो बैड इफेक्ट को क्या कहते हैं? या बैड इफेक्ट, जब इफेक्ट बुरा हो तो उसे इफेक्ट बोलने लगते हैं। सो बैड इफेक्ट। तो इन्फेक्टिव एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा, क्या ऐसा हो सकता है कि वॉर्म हो सकता है? कभी कभी किसी किसी के पेट में कीड़े होते हैं ना, राउंड वॉर्म, बोलो। यस सर। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि बोलो। हाँ, सो दैट कि कई तरीके के वॉर्म्स हो सकते हैं, तो वो भी है। कुछ ऐसे भी वॉर्म्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट अस सी इट कि एक मिनट, जस्ट एनिमल किंगडम वीडियो एल्बम।
एनिमल किंगडम वीडियो एल्बम. So let us see कि कैसे वॉर्म्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं. सो देयर आर वॉर्म्स विच हार्म टू आवर बॉडी. एक मिनट. सर ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में हो सकते हैं. एक बार दिखा रहा हूँ, रुको ज़रा. इसको मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट. ये वीडियो है. Now, so वेरियस फाइलम में क्लासिफाई करेंगे. हाँ, अब देखते हैं. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सिमेट्री लाइक रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री. दिस मे बी आवर मोड ऑफ क्लासिफिकेशन. हम इसमें देख लें. सो अगर उनको एक्सिस से हम यहाँ पर देखें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं. नहीं ये तो आपकी आवाज़ थी ना? हाँ, ये हम इसको डाल देंगे. एरिया ये पानी में तैरता रहेगा. और कुछ जैसे लिवर फ्लूक है जो भी हमने पीछे देखा, और टेप वॉर्म है, ये हमारी बॉडी में रहते हैं. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. सेक्सेस एक ही में होते हैं. दैट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट. दैट मीन्स दैट आर मोनोएशियस. एक ही में दोनों हैं, मोनोएशियस. एक में अगर दोनों सेक्स है मेल एंड फीमेल तो उसको कहेंगे मोनोएशियस. और अलग अलग अगर दोनों सेक्स हैं जैसे हम लोग हैं तो डाईएशियस. तो ये मोनोएशियस होते हैं. कौन कौन से वॉर्म्स. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और लार्वल स्टेज से बढ़ता है. ये प्लेनेरिया आप पहले हम वॉर्म देखें. इट प्रोड्यूसेस बाय ये हमारी बॉडी में रीजनरेशन. इस तरीके के लीवर फ्लूक हैं. ये जो चल If it is cut into pieces, then due to very fast growth, it again forms many planaria. नाउ. So it has high capacity of return. हाँ, ये प्लेनेरिया, ये सारी चीजें किसी किसी में. अब देखो कि हमारी बॉडी में कई ऐसे होते हैं. Here we are seeing now fourth, phylum Platyhelminthes. These are also known as Platyca means flat worm. So these are flat worms. Platyhelminthes, tapeworm, liver fluke. These are coming in this. से निकला है. So this is tapeworm. How lengthier it is, you can appreciate. It is 50 meter lengthier or more. So it is. These are parasitic. These are found in human or any animal gut. So this is tapeworm बॉडी में से within our gut. इतना ही अंदर है. This is the tapeworm which is removed from some patient. ये देखो किसी के पेशेंट. It is a ribbon-like structure. That's why it is tapeworm. Platyhelminthes is the fourth phylum. So, and they platies means flat. These are flat worms. So Platyhelminthes. On the basis of this name, it is done. They are bilateral. ये हमारे बॉडी में पैरासाइट है. बॉडी में रह के हमारी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है ना, जो किसी किसी के मुंह से लार निकलने लगती है रात को सोते समय, तो या आंखें खोल के सोता है, तो जान लेना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर इस तरीके के राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, लिवर फ्लूक, ये सभी चीज़ें हैं. और ऐसे में उसे एल्बेंडाजोल की टेबलेट रात को 2 दिन खिलाई जाती है तो सारे वॉर्म्स निकल जाते हैं. तो ये वॉर्म हमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में रहेंगे और कभी कभी बहुत तेज़ भूख लगती है. तो भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे पेट की दीवार को खाने लगते हैं जब इनको खाना नहीं मिलता है. तो
तो ऐसी स्थिति में भूख तो नहीं लगी है, लेकिन अगर कहीं जरा भी होगा तो इचिंग होगी बहुत कि हमें भूख लग रही, तो इसका मतलब है कि ये समझना चाहिए कि वॉर्म हो गया है। सिमेट्रिकल, इनमें बाइलेटरली सिमेट्री होती है। ट्राइप्लोब्लास्टिक 3 लेयर होती है। तो ये तो देख लिया एक्टोडर्म आपने, अब आगे ग्लिया जैसी है। ये तो देख लिया, ये देखो फ्लू, हाथ में ये हमारी बॉडी कई बार ऐसा भी होता है इन कि गट और स्किन के बीच में कैविटी नहीं है। यहाँ देखिए ये मैरीन फ्लैट वॉर्म, दिस इज लीवर फ्लू, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, गट में, इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। दिस इज अगेन फ्लैट तो ये अलग एंड एन एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये आपकी बुक में सब बने हुए हैं, अभी हम बताएंगे तो दिस इज फ्लैट वॉर्म अंडर माइक्रोस्कोप, इट इज सो फ्लैट, और इसमें नीचे आप माउथ देख सकते हैं। तो अभी तो आपने देख लिया इट इज ऑल्सो हैविंग नर्व कॉर्ड। ऐसे वॉर्म होते हैं। नर्व कॉर्ड जब किसी बोन से हो जाएगी कवर्ड तब उसे नोटोकॉर्ड कहेंगे, प्लेन एरिया है, इसको बट इन सब में नर्व कॉर्ड है। प्लेन एरिया, इट इज सो प्लेन इन नेचर एंड इट प्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन, इट प्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन। तरीके से रहता है। If it is cut into pieces, then due to very fast growth, it again forms many plane area. क्या बॉडी के अंदर ये हमारे फूड से एंटर हो जाते हैं, इनके एग्स एंटर कर जाते हैं। तो बॉडी में जो हम खाना खाते हैं अगर वो हाइजीनिक नहीं है, उसमें छोटे छोटे इनके एग्स होते हैं, फिर वो चले जाएंगे, वो अंदर पैरासाइट बन के रहेंगे। तो बॉडी में ये हमारे माउथ ओपनिंग से या बकल कैविटी से एंटर करते हैं, और फिर अगर इनके Are coming out through it. So इसको काटा गया, each body part develops into a complete plane area. 5 पीस काटेगा तो हर पीस प्लेन एरिया बन गया। They are these platyhelminthes. They do osmoregulation. अब जरा देखो कि जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी में और sometimes they are free living. तो कुछ पानी में भी तैरते रहते हैं, जैसे एक में अगर दोनों सेक्स है मेल एंड फीमेल तो उसको कहेंगे मोनो। अभी आगे देखो, These are the example of, अब हम दिखाएं आपको। जैसे कि वूचेरिया, जिससे कि एलिफेंटियासिस हो जाता है, एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, हाथी और ने बताया था हुकवॉर्म ना, थोड़ी देर पहले, अभी कल हमने वो उसके लिए इसमें बताया जा रहा है कि वो चेरिया है, जिससे कि हमारी बॉडी में एलिफेंटियासिस आगे ही दिखाएगा। अभी ये वीडियो में आपको हमारी बॉडी में रहते हैं, जैसे कि वूचेरिया, जिससे कि एलिफेंटियासिस हो जाता है, एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, और हुकवॉर्म भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी रह सकता है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज। दिस इज राउंड वॉर्म, जो हमारी इंटेस्टाइन या रेक्टम में रहता है। और हमारे 81 पेज खोलो, उसमें ये सारे बने हैं। एक राउंड वॉर्म बना है ना, तो जिसमें ये है एस्कैरिस, इसका नाम है, बॉडी से एस्कैरिस न्यूट्रिशन लेता है। ये दिस इज वूचेरिया, जिससे कि हाथी पांव या एलिफेंटियासिस हो जाता है, पैर फूल जाता है। बना होगा तो बना होगा, नहीं तो वूचेरिया भी बताएंगे। अब देखो, दिस इज अगेन वन वूचेरिया फाइलेरियल वॉर्म। यू कैन सी एलिफेंटियासिस हो गया है वूचेरिया से, पैर सोलन हो जाते हैं और काफी मोटे हो जाते हैं। एंड द थर्ड एग्जांपल इज हुकवॉर्म ऑफ द एस्कीहेल्मिन्थीज। तो ये देख सकते हैं आप हुकवॉर्म किस तरीके से इसमें है। तो ये फिफ्थ फाइलम है जो कि एस्कीहेल्मिन्थीज है। यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ हुकवॉर्म्स लुक लाइक। तो ये बॉडी में रहता है, इसका इलाज करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज ए पैरासाइट, इट कैन डैमेज अवर बॉडी ऑर्गन। नाउ हियर राउंड वॉर्म और एस्केल्मिन्थीज, दे आर मेल एंड फीमेल। मेल में क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा और थोड़ा छोटा होगा फीमेल, क्योंकि उसमें ओवरी होगी, तो इस वजह से वो थोड़ा बड़ी होगी। अगर आप किसी गाय का पेट फाड़े, उसमें 30-30 किलो निकलते हैं। ये एक दो नहीं, हम लोगों की बॉडी में तो 10-20 पड़े रहते हैं जनरली। तो इस तरीके से क्या होता है कि एनस में इचिंग भी होती कई बार, तो वो इसका मतलब है कि बॉडी में वॉर्म है। और या फिर इस तरीके से जो होगा बॉडी में रहेगा, तो हम लोगों को क्या हेल्थ मिलेगी, यही सब खा जाएंगे। तो इस तरीके से ये फीमेल बड़ी होगी। एंड नाउ नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा। एन्यूल्स मींस रिंग।
कुछ as they have लेकिन वो extended body structure, very much annuals. So structures. इसकी स्कॉर्पियन से लड़ाई दिखाई जाए. देखो अर्थवॉर्म है, बट जहां पर भी अर्थवॉर्म होगा दैट इज नॉट, अभी जैसे बता रहे थे ना, Inside that front section. एक मिनट, Phylum Annelida. ये तो जोक हो गई, Nereis are having parapod. जो खून पी रही है हमारी बॉडी से एक जगह चिपक कर, ये है अर्थवॉर्म. Now, this is again a bloodsucker example. Now, this is earthworm. इट इज The quality of soil is made good by them. So that soil can sustain for a longer period of time and makes a natural ecosystem. So whatever are the defecation released by these earthworm is very useful for making the soil's texture अब good. हमें ये बात पता चल चुकी है अब तक कि तीसरी चीज कि वर्म कौन कौन से होंगे. क्या अभी आपको ये बात पता चल गई है कि राउंड वर्म क्या होता है? एस्चेरिया देखा ना, सफेद सफेद नहीं दिखाया था अभी, वाइट कलर का. या हुक वर्म पैर में देखा था कैसे दिख रहा था, यानी इसका मतलब हमें बीमारी पैदा कर सकता है. या फिर ऐसा भी हमने देखा, एक वुचेरिया देख लिया, एक राउंड वर्म देख लिया, एक टेप वर्म देखा था, बिल्कुल पतला पतला सा था, वाइट कलर का, 50 मीटर लंबा. तो वो हमारे गट में रह सकता है, राउंड वर्म रह सकता है, वुचेरिया रह सकता है, लीवर फ्लूक रह सकता है, पतला पतला सा ऐसे पत्ती जैसा, और ये सब बीमारियां फैलाते हैं. तो अभी तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि इन्फेक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं. क्या वर्म्स हो सकते हैं, और वर्म्स में कौन कौन से हो सकते हैं? क्या हुक वर्म, हुक वर्म में एक तरफ हुक जैसा रहेगा, फिर ये ऐसा हुक वर्म, ऐसा हुक टाइप. और दूसरी चीज क्या बताई, राउंड वर्म होते हैं क्या? राउंड वर्म. इसके अलावा क्या चीज हो सकती है? क्या लिवर फ्लूक हो सकती है? लिवर फ्लूक भी खूब निकाली जाती है. अगर आप यूट्यूब में देखोगे, लिवर फ्लूक निकाल रहा है वो ट्वीजर से, अब पेट से एक से लिवर फ्लूक. और क्या इसके अलावा टेप वर्म भी होता है हमारी बॉडी में. तो ये सारे, तो पहला वर्म हो गया. दूसरा कौन कौन से हो सकते हैं इन्फेक्टिव एजेंट्स? क्या इसके अलावा प्रोटोजोवंस हो गए, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में क्या हो गया? अमीबा, बोलो, गंदे पानी में है पैरामीशियम. और तीसरा पैरामीशियम जुआ है, यहाँ बैक्टीरिया नहीं आएगा, वो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है. 3 बोल सकते हो. यूग्लिना है ना, प्रोटोजोआ, वो तो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं. बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, बोलो, यूनिसेलुलर. अभी दिखाया था कि नहीं पीछे, बैक्टीरिया अलग चीज नहीं और ये अलग है कि नहीं? ये यूकैरियोटिक, ये वेल डिफाइंड है, ये बहुत, ये 50 गुना बड़े इससे या 100 गुना बड़े हैं, मालूम है. सो इस तरीके से कि प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऐसा भी हो सकता है. तो बैक्टीरिया हो सकते हैं. सर पैरामीशियम में वो नहीं आता. पैरामोइशियम अलग अलग लिखते हैं. पैरामीशियम में पैरामीशियम भी लिख देते हैं. अभी बहुत सारी स्पेलिंग बदल गई हैं, लेकिन अभी भी आप देखोगे ना बुक में, नेट में, तो वो दिखाता है पैरामीशियम. ठीक है. अब देखो, बैक्टीरिया हो गया. फिर फंगी से भी डिसीज हो जाती है. फंगल इन्फेक्शन पैर में हो जाते हैं क्या? फंगस लग गई, सफ़ेद सफ़ेद हो गया, ठीक है, फंगी. और ऐसे भी होते हैं वायरस. वायरस क्या होते हैं कि जिनमें सेल वॉल नहीं होती है. वायरस के केस में, वायरस के केस में प्रोटोजोआ में जैसे कि बिल्कुल वो वेल डिफाइंड होते हैं. जस्ट एक मिनट रुकिएगा. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वीडियो एल्बम, एक मिनट.
सो ये देख लें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम इसमें से भेज देंगे तो आपको पता चल जाएगा सब कि क्या है, कि ये सारे वही हैं जो पानी में तैरते रहते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज जो कि वाटर में तैरते रहते हैं. एक मिनट, ये अब आप देखो, देखो अब ये आप तीनों देख लो, प्रोटोजोआ देख लो और इसके अलावा बैक्टीरिया भी देख लो, सब देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है. बैक्टीरिया देखो पहले, तो पहले अभी हमने आपको प्रोकैरियोटिक बताया कि हाँ ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, करीब करीब ऐसा ही है ना. ये हमारे दांतों में रहता है, माउथ में कैविटी पैदा करता है, बदबू देता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. दांतों की गंदगी इसी की वजह से, ये बैक्टीरिया हो गया. इसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे ये है, ये फ्लैजेला है और ये छोटे छोटे रेशे से हैं पाइलस. वो हमें लेना देना नहीं, बता बैक्टीरिया. लो ये देखो कितना डेंजरस बता दिया उन्होंने. ये बताया कि ये ई कोली, अभी आगे नाम आने वाला है. ये जो ह्यूमन डेफिकेशन है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा, हम लोग कहीं पर भी टॉयलेट करेंगे तो वहाँ पर उसमें यही चीज़ होगी, और ये पानी जो पी लेगा उसमें इतनी बीमारी पैदा हो जाएगी. एक्चुअली जो ह्यूमन डेफिकेशन है ये नदियों में डाल दिया जाता है और वही पानी लोग पीते हैं, तो उसमें ई कोली बैक्टीरिया है. ई कोली जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब रिवर में ही तो जाता है ट्रीटमेंट होकर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, तो वहाँ पर इसमें ई कोली बैक्टीरिया होता है, एस्चेरिका कोली बैक्टीरिया. तो ये ह्यूमन डेफिकेशन में पाया जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा में. अब आगे देखो, तो बैक्टीरिया देख लिया, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ऐसे कई तरीके के तो ये तो बैक्टीरिया देख लिया ना आपने कि क्या होता है. बैक्टीरिया डिवाइड भी करता रहता है हमारी बॉडी में. डिवाइड देखो, डिवीजन दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अब ये पूरा ही को हो जाए. सेल डिवीजन का मतलब, किनेसिस का मतलब डिवीजन और साइटो का मतलब सेल. तो ऐसे बढ़ते जाते हैं. ये कई ऐसी बीमारियां होती हैं, सिफिलिस, गोनोरोइया, ठीक है, तो वार्ट, ये सेक्सुअल डिसीज है, सेक्सुअल मेटिंग से होती हैं. वो सब बड़ी ख़तरनाक बीमारी, जानलेवा हो जाती है. तो दीज आर सेक्सुअल. एड्स हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अब देखो, तो बैक्टीरिया को तो आप पता चल गया ना. क्या बोलो? एड्स का मतलब है कि अगर आपको जुखाम भी हो गया ना, आपके इस इम्यून सिस्टम का पूरा लॉस, तो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन का अगर वो लोग मीटिंग करते हैं आपस में, तो उसकी वजह से मेल फीमेल मीटिंग करते हैं, तो उससे उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है. तो कुछ ऐसी चीज़ें, हाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम इतना कम हो जाएगा कि तुम्हें अगर जुखाम भी हो गई तो उससे भी मर जाओगे. कफ कोल्ड की दवा क्या? दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तुम्हारी इम्यून की डेफिशिएंसी हो गई, अब इम्यून नहीं रहेगा. जरा सा कोई तुमको मच्छर काट लेगा, उसकी वजह से कोई दाना निकलेगा, तुम्हारा छाला हो जाएगा, घाव हो जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा. तुम्हारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल पूरी मर चुकी हैं. समझ में आ गई बात? एड्स ऐसे ही होता है. और कभी भी माँ से बच्चे को हो जाता है. कभी अगर आप हेयर कट लेने जा रहे हो, अगर वो पुरानी ब्लेड यूज़ कर रहा है जिसको एड्स है, और वही ब्लेड आपसे रेज़र में यूज़ कर लिया हेयर कट वाले ने, तो हमें भी हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से होता है. एक एड्स वाले आदमी का ब्लड दूसरे में चढ़ाया जाए तो हो जाता है. देयर आर वेरियस रीजन्स. कांगो के लोगों में 80% लोग एड्स से पीड़ित हैं, और हर साल वहाँ 10% जनसंख्या मारी जा रही है.
अब देखो One flagella at its apex. तो बैक्टीरिया देख लिया, So kingdom Monera contains bacteria. देखो कैसे which डिवाइड are कर रहा है, कितनी जल्दी Archaebacteria, जल्दी Eubacteria, देख रहे हैं and आप। Mycoplasma. Here the division in bacteria has been shown how these are multiplying along with its time duration. कभी लैक्टोबैसिलस, दही में भी है बैक्टीरिया, So it is लैक्टोबैसिलस binary fission in बैक्टीरिया दही में भी होता है। Bacteria contains cell wall and primitive. लैक्टो का मतलब है लैक्टोज दूध, और बैसिलस यानी रॉड लाइक। तो दूध में अगर रॉड लाइक बैक्टीरिया हो तो उसे क्या कहेंगे? बैसिलस का मतलब क्या होता है? क्या रॉड? और लैक्टो का मतलब दूध होता है, तो लैक्टोबैसिलस का मतलब दूध में पाए जाने वाले रॉड लाइक बैक्टीरिया। हाँ, वो गुड बैक्टीरिया है। हाँ, वो अच्छा बैक्टीरिया है, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया की जानकारी मिल गई तो आगे बढ़े। बोलो अब आगे, अब हम आगे देखते हैं कितना बढ़ गया। अब और आगे चलें। अब हम आते हैं प्रोटोजोआ, बताया था आपको। ये पैरामीशियम घूमते देख रहे हो, जूते जैसे छोटे छोटे। और यूग्लिना कितना बड़ा है उसके समय में, यूग्लिना बहुत बड़े बड़े हैं और प्रोटोजोआ छोटे छोटे हैं। हाँ बोलो। ये माइक्रोस्कोप में गंदा पानी दिखाया जा रहा है और उसमें ये बात दिखाई जा रही है कि ये पैरामीशियम में छोटे छोटे तैर रहे हैं और ये छोटे छोटे। और यूग्लिना, अमीबा कितना बड़ा है, ये अमीबा है ना, इर्रेगुलर शेप है, ये अभी इसको खा जाएगा। तो अब जरा देखें कि क्या हो रहा है। और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब प्रोटोजोआ है। अभी देखो, अभी दिखाया जा रहा है ये छोटे छोटे जो दौड़ रहे हैं ना, ये पैरामीशियम दिख रहा है, पैरामीशियम जूते के तरीके से लिखा है ना, पैरामीशियम। ये वही स्पेलिंग है जो माही ने बताई है। ये यूग्लिना कितना बड़ा है देखो जरा। Now here we are seeing that nutrition in amoeba, how amoeba engulfs paramecium with its pseudopodia. It extends its pseudopodia and traps paramecium. When paramecium is well trapped, then it releases its digestive enzymes, powerful digestive enzyme, to digest it. Here you can locate the paramecium which are trapped within amoeba. So eating of paramecium by amoeba is known as phagocytosis. ऐसे खा जाता है, ये बढ़ता जाता है, खाता जाता है, अब लगभग डेथ की ओर है। तो हमने देख लिया प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम, and whatever the waste, it is thrown out as a waste vacuole. बढ़ता जा रहा है, अभी थोड़ी देर में इसे घेर लेंगे। There here you can locate how its pseudopodia are continuously extending. अभी ये खत्म कर देगा। Now this is movement in euglena along with its flagella. Flagella is whip-like. It is diflagellate or biflagellate. So euglena is having two flagella. One is of longer size and other is of smaller size. Now we are observing binary fission in amoeba. जो ये यूग्लिना आपने देखा था, ये वही यूग्लिना है जो यहाँ पे दिखाया गया है, साइटोसिस। ये देख लो, तो ये भी हमें बीमारी पैदा कर रहा है, पहचान लो इसको। ये देखो, तो अब देखो, There here you can locate how its pseudopodia are continuously extending. तो अब Now this is movement in euglena along with its flagella. Flagella is whip-like. It is diflagellate or biflagellate. ये दिख रहा, So euglena is having two flagella. One is of longer size and other is of smaller size. Now we are observing binary fission in amoeba. How it थोड़ी देर में हो जाएगा। cell organelles, आधे आधे दोनों को सेल ऑर्गेनल मिल जाएंगे। सेल डिवीजन अब होने वाला पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद ये डिवीजन हो गया, आधा ये आधा ये डिवीजन प्रोटोजोआ, आधा आधा हो गया। because it is primitive form of the zoob, that is animal. एनिमेलिया की primitive form को प्रोटोजोआ कहते हैं। So लूज मोशन मालूम है,
देखो डिवाइड हो गया। अमीबा से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है बताओ? डायरिया, लूज मोशन हो जाएगा। तो ये है, सो दिस इज अमीबा। अब amoeba, paramecium, euglena, these all are protozoans. वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई हैं। Now it has been अब देखो Protista. ये Within कौन kingdom divide हो रहा है Protista, बताओ? there is कौन divide हो रहा है? paramecium also. In मैंने पहचाना it's तो one है। of subdivision जो जूते जैसा protozoa. है, वो Here we are paramecium है। seeing the division अभी- of paramecium. अभी अमीबा पीछे नहीं दिखाया था टेढ़ा मेढ़ा जो खा रहा था? तो पता रखो, नहीं तो फिर अभी Its हम आगे पढ़ेंगे तो nuclear कुछ दिक्कत होगी। material इसके already division has been subdivided. Now it is the cytokinesis. देखो अभी ये The टूटने वाला है लगभग। fission in Protista. Within Protista, it is protozoa. प्रोटोजोआ है कि नहीं, अभी बताया था। There are 5 subdivision Christophyta अब ये देखो ये लगभग डिवाइड हो गया। because around its body ये ciliated माइक्रोस्कोप से देखा protozoa जाएगा, हो गया है. divide, लो। Now it has been अब अलग अलग हो गया, और अलग चला गया। अब देखो तो हमने यूग्लिना दिखा दिया, यूग्लिना बहुत So बड़ा under होता है, microscope, पैरामीशियम दिखा दिया। it is seen. It is found in dirty water. Dirty So water floating in dirty water there are paramecium, Yes, sir. amoeba, fully developed various well kinds of protozoa cell है। are found. और देखो तो ये सब पैरामीशियम हो गया। Microspores. सीलिया भी होता है, Otherwise, किनारे हल्के हल्के बाल होते हैं। because it is अच्छा तो हमने ये सब आपको दिखा दिया, वॉर्म दिखा दिया। वॉर्म क्या होता है कि जो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। चलिए, तो हमने ये देखा ये सब। so kingdom Monera and kingdom Protista. Protista के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने देख लिया है क्रिस्टोफाइट्स जो कि गोल्डन कलर के होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट जो वर्म लाइक होते हैं, यूग्लिनॉइड जैसे कि यूग्लिना हो गया, स्लाइम माउल्स जो चिपचिपे होते हैं, और पैरामीशियम में लेटरल डिवीजन था, सब डिवीजन, बट इसमें लेंथ वाइज है। चलो ये सब तो यूग्लिना में भी बाइनरी फिजन है, बट वो लॉन्गिट्यूडनल है, लेंथ वाइज। हियर इट इज यूग्लिना। ये हमारा वीडियो है, हमने 11 स्लो क्लास के मूवमेंट पुरानी इज बनाया ना शोन इन यूग्लिना। बायो। समझ में आ गई बात? तो हम आपको भेज देंगे जो इसका पार्ट होगा, जो आपसे संबंधित होगा, ठीक है। सर आपने ये खुद देखा था क्या? नहीं, ये हमने नहीं देखा है, हमारे पास भी है, हम दिखाते रहते हैं बच्चों को। तो सारे के बहुत सारे स्पेसिमेन हैं, अमीबा का है, बहुत सारे हैं, इनमें लगभग सभी के हैं कोचिंग में। तो जब आप लोग पढ़ते हो तो दिखा देते हैं। अब वायरस समझो, वायरस में क्या होगा? वायरस एक ऐसी चीज़ है कि वो ना तो लिविंग में आती ना नॉन लिविंग में। इसमें डीएनए होगा और डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन कोट होगा। कुछ नहीं है, एक डीएनए है, ये डीएनए और प्रोटीन कोट। सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, नो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। ये न्यूक्लिक मटेरियल है, यानी डीएनए है। डीएनए कंटेन्स और प्रोटीन का कोट। डीएनए सिर्फ एक चीज़ से चढ़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट, और कुछ नहीं है। ना इसमें, ना तो इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है, साइटोप्लाज्म, नो सेल ऑर्गेनेली। अगर इसको 5000 डिग्री पे भी गर्म करोगे कुछ नहीं होगा इसका। इसीलिए तो कोरोना वायरस मर नहीं रहा, सारी दुनिया को ख़राब किए हुए। और ये अगर किसी के बॉडी में चला जाए तो मल्टीप्लाई करेगा। तो आउटसाइड ह्यूमन बॉडी और आउटसाइड एनी ऑर्गेनिज्म इट इज़ डेड, एंड व्हेन इट गोज इनसाइड बॉडी इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। बाहर तो ये कुछ नहीं काम करता है, ऐसे रख दो तो कुछ नहीं काम करेगा, डेड की तरह है। सो आउटसाइड ह्यूमन बॉडी। और ये क्या आपको मालूम है कि मान लीजिए कि ये इतना बड़ा, ये अमीबा इतना बड़ा ऐसा तो नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये प्रोटोजुआ लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोटोजुआ। तो उसके समय में बैक्टीरिया कितना छोटा होगा? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस दिखाया था जो डेंटल कैरीज पैदा करता है, बोलो।
और उससे कितना छोटा होगा? ये क्या होगा? क्या ये वायरस है? और अगर इसका प्रोटीन भी निकल जाए तो क्या वायरॉइड कहलाएगा? वो भी खतरनाक है। उससे क्या कहलाएगा बताइए? वायरॉइड। उससे भी बीमारी होती है ये चीज़। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरी हैं। इन दोनों को क्या माना जाता है? ना, ये नाइदर लिविंग नॉर डेड। इसको किसी में, हमने जितने भी आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं जो पेज नंबर 85 में दिए, इनमें कहीं वायरस है क्या? सेल वाल से तो शुरू है, ये ऑर्गेनिज्म है ना, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते भी हैं या नहीं आते हैं? तो नाइदर लिविंग नॉर डेड बात समझ। लेकिन ये इतने खतरनाक हैं कि दीज ये कॉज बहुत सारी डिसीज करते हैं। नाइदर लिविंग नॉर डेड। तो इससे पता चल गया इनमें सिर्फ 2 चीज होती है, डीएनए होगा और उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट है, कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा? जब इसके पास राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन बना पाएगा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, प्रोटीन बना पाएगा? कहाँ बनाएगा प्रोटीन? डीएनए के पास कोड है, बना तो पाएगा नहीं। और ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है? बोलो। प्रोकैरियोटिक का मतलब समझती हो? ना हो। और ये कैसा होगा प्रोटोजोआ? क्या ये यूनिसेलुलर होगा? सभी यूनिसेलुलर दिखाए थे जितने सेल डिवीजन हो रहे थे, कुछ भी देखे अभी? सेलुलर और यूकैरियोटिक, उसमें सब कुछ वेल डिफाइंड था। देखा था कैसे चमक रहा था? यूग्लिना हो या पैरामीशियम, हर चीज इसमें वेल डिफाइंड है। अगर मैं एक एक चीज दिखाने लग जाऊं ना तो देखो कितना एक एक चीज, सारी चीज है इसमें, हर चीज वेल डिफाइंड। यूग्लिना है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये यूनिसेलुलर क्या है? क्या यूकैरियोटिक। लेकिन यही क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं? यूकैरियोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिक पैथोजन। ये जो है पैथोजन ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो सिर्फ किसमें दिखाई पड़ सकते हैं? माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोपिक पैथोजन्स। पैथोजन्स का क्या मतलब होता है? रोग कारक कीटाणु। तो अब आपने ये समझा ना, डिसीज में भी ड्यू टू। डिसीज किसकी किसकी वजह से हो सकती है? डिसीज में भी हाँ, या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं कि ठीक तरीके से हमने खाना पी, मतलब जो भी है माल न्यूट्रिशन, हमें अच्छा से खाना ना मिला। रोज़ गेहूँ दिया जा रहा है, दाल कभी दी नहीं जा रही, सब्जी कभी दी नहीं जा रही, तो हमारी बॉडी में सही तरीके से बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। और दूसरा स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट, वो कौन से हो सकते हैं? क्या यही वो स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट है जिनकी हमने बात की है? या वॉर्म हो सकते हैं, या हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? प्रोटोजुआ, या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, या क्या हो सकते हैं? फंगी तो जानते हो, तो वो मतलब ऐसे होते हैं कि वो मशरूम से होते हैं। अगर हम ये बात देखें कि जो फंगस होंगे दैट इज़ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हम देख लें, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसी में देख लो, फंगस भी देख लो। एक मिनट, जस्ट अभी आ जाएगा। तो हम ये देख लें फंगस क्या होती है। पहला एल्गे, दूसरा नाउ तो एक मिनट, ये सर्फिंग करने लगता है। चलो फंगस बता देंगे, इसमें आएगा तो अभी। Chlamydomonas, it is seen. हाँ, आता है फ्यूनेरिया। हाँ अभी आ जाएगा। सो हम ये देखेंगे कि कितने फंगस क्या होता है। ये एक तरीके का
खाना खुद नहीं बना पाता है, तो ये किसी चीज़ पर रहेगा और उसमें से डिराइव करेगा, ठीक है। ये तो खैर एल्गे है, पानी में उगता है, स्पाइरोगाइरा पानी में, इससे पहले होगा, यहाँ से पता चलेगा। मदर कॉलोनी एंड डॉट ये देखो, you can see there are various ये सब फंगी देख रहे हो subdivisions. कैसे उगे पेड़ पर। सर ये अलग अलग कलर We are seeing भाई ये सब फंगस हैं। that, there are it is again budding in east. ईस्ट भी फंगस है, खमीर बनता है दही, वो जो So बेकिंग in के लिए, moist surface kingdom fungi is found. The mucor, ब्रेड में which is आ a जाता है kind of bread mold. पेड़ों। ये भी उगा देखा है कहीं पे इस तरीके से, This is agaricus. It is again a kingdom इस fungi. तरीके से देखा है कहीं पर। And filamentous bacillus is found at its base. So इनमें कुछ जहरीले फंगस भी होते हैं। fungi. There are also subdivisions. That is Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes. सर वो तो हम आगे देखेंगे, बट ये देख रहे हो ना फंगस कैसा होता है देखने में, और कहाँ उग रहा है ये देख रहे हो, किस तरीके से उग रहा है, So ऐसा नीचे से होता है। माइट यू हैव टेकन इट इन हैंड्स ऑल्सो, हाथ में भी लिया है कभी इसको, जिसमें बेसिलस होते हैं। ऐसे स्कूल में उगता है पेड़ों पे, कभी हो तो ऐसा नहीं, छूने से कुछ नहीं होता है, तो आप देख सकते हो। It is a kind of mucor, तो कभी bread mold. कभी ये बहुत बड़ा भी होता है, ये देखो ये फंगस है। These are the various kinds of सर यही fungi. आपके पर ले Phycomycetes, लीजिए। Ascomycetes and हाँ यही Basidiomycetes. दिखता है इसमें जो गुड फंगस हैं, Here it is वो, Aspergillus, हाँ। that is Ascomycetes. इसमें स्पोर का फॉर्म में आते हैं, that is अब इतनी division बात समझ में आ गई आपको। कई फंगी इतने बड़े होते हैं कि आदमी के घर से भी ऊंचे होते हैं, मालूम है, आदमी के घर से भी 3 मंजिले। सर कहाँ पर है? अब दिखा देते हैं आपको कि मतलब फंगस बहुत बड़े भी होते, बहुत बड़े भी फंगस हो सकते हैं, तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब होते हैं हर तरीके से। सो लार्जेस्ट फंगी, सो इसलिए कि ये देखो, आप कोई ऐसा भी हो सकता है कि यानी In Oregon's Blue Mountain, कभी बहुत बड़े फंगस भी हो जाएंगे। this ये देखो, fungus, when a massive tree die-off occurred in the Malheur National Forest in the Blue Mountains of Oregon. The discovery heralded a new record holder for the title of the world's largest known organism. Scientists also believe that this particular honey fungus environmental conditions. आदमी उनको उठा के ले जाता है जो लार्जेस्ट होते हैं। तो हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि सर आप गूगल में फोटो दिखा दीजिए। हाँ, फोटो हम दिखा देते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा फंगी होता है। वैसे ये भी देख रहे हो, आदमी नीचे खड़े हैं, वो फंगी कितना बड़ा है। तो इस तरीके से बहुत बड़े भी फंगी होते हैं। सो देयर आर लार्जेस्ट फंगी, नो लार्जेस्ट फंगी। नाउ यू कैन सी कि ऐसे भी फंगी होते हैं। ये वही फोटो है, नीचे है ना, लोग खड़े हैं, एंड इट इज़ सच ए लार्ज फंगी। तो फंगी कितना बड़ा हो सकता है, यू कैन इमेजिन कि इतना बड़ा पेड़ों से भी बड़ा। पेड़ देख रहे हो चारों तरफ, और बीच में क्या उगा है, एक फंगस उगा है। सो इस तरीके से दे आर वेरियस फंगस विच आर क्वाइट लार्ज। जो दूसरे हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कहीं तो फंगल का गार्डन भी होता है कहीं। तो ऐसा है,
ऐसा होता है। हाँ ये है। सो दिस इज द गार्डन ऑफ फंगी। तो हमने क्या क्या बात देख ली कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे थे कि ये दैट इज ये नाइदर लिविंग, ये लिविंग नहीं होते हैं ना, किस कैटेगरी में आते हैं तो नॉट डेड। सो वायरस आर नॉट कमिंग इन एनी कैटेगरी। तो इसको मारने के लिए कोई भी जो एंटीबायोटिक खाते हो वो किसको मारने के लिए खाते हो? क्या वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के लिए होता है एंटीबायोटिक? तो एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मार सकता है। तो एंटीबायोटिक खुद किससे बनता है? क्या वही गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। और वो मारता किसको है? वो प्रोटोजोआ को मार सकता है, बैक्टीरिया को मार सकता है, हाँ, लेकिन वायरस को नहीं मार सकता है। सो एंटीबायोटिक का क्या मतलब है? बायोटिक्स आर मेड फ्रॉम सैप ऑफ, उनके रस से बनेंगे, मेड ऑफ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग बहुत सारे पीसीएम कोई खाता है टेबलेट, भी फीवर आ जाता तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। एंड किल, क्या किसको किल कर सकते हैं? किल बैक्टीरिया, और प्रोटोजोआ को भी कर सकते हैं, एंड सम फंगल इन्फेक्शन को भी कर सकते हैं, सम फंगी। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं। समझ में आ गई बात? अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि हमें डिसीज़ में बी ड्यू टू, हमें किसकी वजह से डिसीज़ होती है। अभी हम लोगों ने कुछ फैक्टर तो देखो, दूसरी चीज़ देखी प्रोटोजोआ, और 4 चीज़ें 2 और लिख लो, दैट इज़ की। पहली बात देखी इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरी देखी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और तीसरी देखो कि जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी हमारे माता पिता को बीमारी है तो हम में भी हो जाए, उसको क्या कहते हैं बताओ? जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब है? हाँ, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और चौथी बात क्या है? चौथा किसकी वजह से होता है? दैट इज कम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, कि 1 या 2 उसको करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बस ये है इन्हीं सब की वजह से होता है। 1 या 2 रीजन से ज़्यादा, यानी पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा क्या है? इन सब की वजह से, मतलब इन्फेक्टिव एजेंट, ये सब इन्फेक्टिव एजेंट ही तो हैं, ये बीमार अच्छे थोड़ी हैं, बीमारी पैदा करते हैं। और तीसरा क्या है कि हमारे पेरेंट्स को, जैसे बताया नहीं, महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया थी तो उनके बच्चों को, चार्ल्स को हो गई, प्रिंस चार्ल्स को, तो वो क्या है कि ब्लड काट दो तो रुकता ही नहीं था, तो ऐसा हो गया। तो ये चीज़ थी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब पेरेंट्स को थी तो बच्चों में पास हो जाए कोई बीमारी, इफ डिसीज फिर नहीं रुकता है, इट पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं, अभी हम जब इनके बारे में देखेंगे। देन क्या? एड्स भी मदर से बच्चे में पास हो जाता है, अगर माँ को है तो बच्चे को हो जाएगा। क्या मतलब? मैं पेरेंट से बच्चे में हो जाएगा, माँ को है तो बच्चे को हो जाएगा, पास हो जाता। तो दैट इज ये एड्स हो सकता है, बट वो जीन में नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि जीन में डिसऑर्डर नहीं है फिर भी ये पास हो ही जाता है। इम्यून की कमी है माँ को तो बच्चे को भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनके क्या कॉजेटिव एजेंट हैं, दैट वी विल सी इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, वेलकम।